तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं क्लास 8 साइंस सब्जेक्ट के ऊपर, कक्षा 8 विषय विज्ञान। आपका प्रीवियसली जो टॉपिक चल रहा था फ्रिक्शन, इसके ऊपर ही बात करेंगे। पिछली क्लास में हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फ्रिक्शन के बारे में पढ़ रहे थे, तो उम्मीद है कि यहाँ तक की बातें आपको क्लियर होंगी। आज की क्लास में एक नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इसी चैप्टर का, जिसमें हम फ्लूइड फ्रिक्शन को पढ़ेंगे। इसको हम समझेंगे और देखेंगे कि डेली लाइफ में यह हमारे साथ किस तरीके से एसोसिएट होता है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आप सबके साथ फिट फाइन हेल्दी होंगे और बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। चलिए, तो सबसे पहले टॉपिक की हेडिंग लगा लेंगे, तरल घर्षण, फ्लूइड फ्रिक्शन। तो इसको समझते हैं। सबसे पहले हम ये बात देखेंगे कि फ्लूइड फ्रिक्शन में सबसे पहले फ्लूइड को समझेंगे कि फ्लूइड क्या होता है ना। तो फ्लूइड क्या होता है? तो फ्लूइड की अगर बात करें प्यारे बच्चों, तो फ्लूइड में हम लोग लिक्विड को भी और गैसेस को भी कंसिडर करते हैं, जिनमें बहने का गुण हो, जिनमें बहने का गुण हो, विच फ्लोज, जिनमें बहने का गुण हो, उनको क्या कहेंगे? फ्लूइड। पानी बहता है, फ्लूइड। ऑयल बहता है, फ्लूइड। हवा जो है वो भी बहती है, फ्लूइड, है ना। तो जो गैसेस हैं और जो लिक्विड हैं वो क्या कहलाएंगे? फ्लूइड्स, जिनमें बहने का गुण हो, ठीक है, जो फ्लो कर सके। ठीक हो गया, ये बात समझ में आ गई। तो लिक्विड्स एंड गैसेस आर कॉल्ड फ्लूइड। सबसे पहले इस बात को समझें, इस बात को लिखें। लिक्विड्स एंड गैसेस आर कॉल्ड फ्लूइड्स। फ्लूइड्स कैन फ्लो, ठीक है। तरल जो है वो बह सकते हैं, फ्लूइड्स कैन फ्लो। अब आती है फ्रिक्शन की बात। अब आती है फ्रिक्शन की बात। तो कभी आपने देखा है कि जब तेज हवा चलती है, जब तेज हवा चलती है तो आपका खड़ा रहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तेज हवा चलती है तो आपको धक्का लगता है पीछे के डायरेक्शन, है ना। सामने से तेज हवा चल रही है तो आपको ऐसे लगेगा कि आप हवा आपको पीछे के डायरेक्शन में धकेल रही है ना। इसी तरीके से पानी में भी आपने देखा होगा कि पानी को पार करना थोड़ा सा क्या होता है? मुश्किल। आप पानी में दौड़ लगाएंगे तो आपको क्या होगी? मुश्किल होगी। तो पानी में भी हमको क्या देखने को मिलता है? ये रुकावट देखने को मिलती है। लिक्विड्स और गैसेस में इसी रुकावट को हम लोग फ्लूइड फ्रिक्शन के नाम से जानते हैं। तो जो लिक्विड और गैस हैं, ये जो रेजिस्टेंस यानी कि जो रुकावट दिखाती हैं, जो ये रुकावट देती हैं ऑब्जेक्ट्स को, जो इसमें मूव करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? फ्लूइड फ्रिक्शन। जैसे आप एक गाड़ी चला रहे हैं, है ना, स्कूटर, स्कूटी या साइकिल चला रहे हैं, तो जब आप थोड़ा हल्की स्पीड बढ़ाते हैं तो आपको हवा का दबाव महसूस होता है, हवा आपको पीछे के डायरेक्शन में खींचती है। आप थोड़ा और स्पीड बढ़ाते हैं और आपको हवा पीछे के डायरेक्शन में खींचती है ना। तो एयर जो है आपको एक रेजिस्टेंस, रुकावट के तरीके से काम कर रही है। ये फ्लूइड्स में ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो फ्लूइड्स में क्या प्रॉपर्टी होती है? फ्लूइड्स में ये प्रॉपर्टी होती है, लिखेंगे, लिक्विड्स या फिर फ्लूइड्स बोल लेते हैं, दोनों को साथ में मिला के, है ना। लिक्विड्स एंड गैसेस की जगह फ्लूइड्स लिख लेते हैं। फ्लूइड्स exert force of friction while objects move through them. Fluids exert force of friction while objects move through them. जब कोई ऑब्जेक्ट, जब कोई वस्तु इन फ्लूइड्स के ऊपर चलती है तो यहां पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दिखने को मिलता है। मतलब मुश्किल होती है ऑब्जेक्ट्स को चलने की, है ना। हवा में किसी चीज का उड़ना उसको मुश्किल होगी।
हवा में किसी चीज को बहुत तेजी से चलाना मुश्किल होगी, है ना। तो फ्लूइड्स एक्सर्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन व्हाइल ऑब्जेक्ट्स मूव थ्रू देम। ठीक हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, चलिए नेक्स्ट पॉइंट को नेक्स्ट पेज पर लिखते हैं, पहले इस 3 पॉइंट को आप नोट डाउन कीजिए। चलिए, तो यहां पर हम लोग एक पॉइंट और समझते हैं इसके बारे में, फ्लूइड्स के बारे में। इसको 4th पॉइंट बोल लीजिए। जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा फ्लूइड में, अभी हमने बात करी कि जब फ्लूइड में कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को महसूस करेगा। अगर आप तेजी से हवा में तेजी से गाड़ी चलाएंगे तो हवा का आपको रुकावट दिखेगा। पानी में आप दौड़ लगाने की कोशिश करेंगे तो नहीं लगा पाएंगे। तो ये फ्रिक्शन होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसका? फ्लूइड का। ठीक है, तो ये किस किस बातों पर निर्भर करता है, किन किन बातों पर डिपेंड करता है, ये हम देख रहे हैं। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इन फ्लूइड्स डिपेंड्स ऑन, किन किन बातों पर निर्भर करता है? नंबर 1, सबसे पहला ये डिपेंड करता है स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट with respect to the fluid। स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द फ्लूइड। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट किस स्पीड से चल रहा है फ्लूइड में, और फ्लूइड किस ऑब्जेक्ट से चल रहा है, किस स्पीड से चल रहा है, दोनों की स्पीड। हवा भी बहती है, पानी भी बहता है, तो जो चीज बहती है, जो चीज चलती है, उसकी स्पीड होती है। तो हवा की क्या स्पीड है और जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसकी क्या स्पीड है, दोनों पर डिपेंड करेगा। ठीक है। बी, शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखो भाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है आज की, शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। और सी बोले तो नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट। चलिए 3 पॉइंट लिखिए, फिर इनके ऊपर डिस्कशन करते हैं। नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट, यहां पर चाल पर, वस्तु की चाल, वस्तु की आकृति और वस्तु की प्रकृति, इन 3 बातों पर यह डिपेंड करता है। चलिए, तो अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के ऊपर बात करते हैं जो फ्लूइड्स में हमको देखने को मिलता है। जरा ध्यान से 2 मिनट के लिए बात को समझिएगा कि स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द फ्लूइड, जिस स्पीड से ऑब्जेक्ट चल रहा है फ्लूइड में, वो मायने रखती है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के लिए। बात हमारी समझ में आ गई। दूसरी बात देखिए, शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसकी आकृति। अब हम देखते हैं जब भी फ्लूइड्स में कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है, जैसे हवा में आपका क्या चल रहा है, एरोप्लेन चल रहा है, पानी में क्या चल रहा है, आपका जहाज चल रहा है, नाव चल रही है, तो इनको मूव तो करना ही है। लेकिन हमें यह भी बात पता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट फ्लूइड्स में चलेगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमको वहां पर देखने को मिलेगा, यानी कि हमको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इन चीजों को चलाने के लिए। बोलो बात सही है ना। अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा, घर्षण क्या करता है, रोकने का काम करता है। तो अगर हमको चीज चलानी है तो उसके लिए हमको क्या करनी पड़ेगी, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ज्यादा मेहनत मतलब ज्यादा एनर्जी, है ना, ज्यादा एनर्जी हमारी वेस्ट होगी। तो अब हमने क्या किया, अब हमने सॉल्यूशन के बारे में देखा, और सॉल्यूशन के बारे में हमको कहां से पता चला, सॉल्यूशन के बारे में हमको पता चला, बताइए कहां से, हमारे नेचर से, हमारी प्रकृति से। हमारी प्रकृति से हमको क्या पता चला, हमने ये देखा कि अगर एरोप्लेन आसमान में उड़ाना है, एरोप्लेन अगर हवा में उड़ाना है, तो चिड़िया भी तो हवा में उड़ती है ना। तो चिड़िया कैसे आराम से हवा में उड़ पाती है, तो हमने उसको देखा, हमने उसकी शेप देखी, हमने ये देखा कि चिड़िया जो है, जो बर्ड्स जो हैं, वो इतने टाइम से इवॉल्व होकर के उनकी बॉडी ऐसी बन चुकी है, उनकी बॉडी ऐसी शेप ले चुकी है कि वो उस हवा में आराम से उड़ सकते हैं, उन पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा काम नहीं करेगा। समझ रहे। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उनके लिए कम रहता है। क्यों? क्योंकि उनकी शेप, उनकी आकृति जो है वो एक विशेष प्रकार की है। तो हमने उनकी शेप देखी और वैसे ही एरोप्लेन बनाई। तो एरोप्लेन पे 2 पंख होते हैं ना, साइड में देखे आपने, तो वो इससे इंस्पायर है कि चिड़िया के भी 2 पंख हैं। ठीक है, जो चिड़िया होती है, बर्ड्स होती है, उसके मुंह ऐसे नुकीला होता है बाहर की तरफ। आपने देखा होगा एरोप्लेन का मुंह भी क्या होता है, इस तरीके का नोज वाला होता है।
हमारी कार्स जो है, जो स्पीड कार्स होती हैं, जो रेसर कार होती हैं, जो बहुत स्पीड से भागती है, उनको इस तरीके से बनाया जाता है। डिजाइन उनका जो मुंह होता है सामने का फ्रंट, वो इस तरीके से डिजाइन किया जाता है। समझ रहे हैं? तो ये शेप्स वगैरह का सारा कॉन्सेप्ट हमने नेचर से सीखा भाई। ये देखिए, ये देखिए, ये एरोप्लेन हमने किसको देख करके बनाया? एक बर्ड को देख करके बनाया। क्यों? क्योंकि हमने ये देखा कि यहां पर एयर का रेजिस्टेंस हमको देखने को मिलेगा, एयर का फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमको देखने को मिलेगा, और एयर के फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से इस एरोप्लेन को उड़ाने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी कि ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और ज्यादा पैसा भी खर्च होगा। तो हमने इंस्पायर लिया, इंस्पिरेशन ली इस चिड़िया से। ये चिड़िया को हमने देखा कि ये भी तो आसमान में उड़ती है, हवा में उड़ती है। नेचर से हमने सीखा और हमने इसकी तरह से, इसके हिसाब से देखो, हमने एक प्लेन को डिजाइन करा। देख रहे हो? ये देख रहे हो, इसका मुंह ऐसा है, तो प्लेन का मुंह देख रहे हो ऐसा है। तो ये सारी चीजें डिजाइन हुई है नेचर के देख करके, नेचर को फॉलो करके। बात समझ में आ रही है? तो हम नेचर को फॉलो करते हैं, स्पेशल शेप देते हैं ऑब्जेक्ट को। आपने देखा होगा जो नाव होती है, जो बड़े बड़े शिप होते हैं, वो इस तरीके की शेप के बनते हैं, ऐसे, है ना, ताकि वो पानी में अच्छी तरीके से स्टेबल रहे, बड़े से बड़े जो तूफान आता है उसको भी झेल पाए। तो ये सारी चीजें हम लोग नेचर को देख करके सीखते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है, गुड। अब चलते हैं, इसमें एक दो पॉइंट और लिखते हैं और फिर इस टॉपिक को क्लोज करते हैं भाई। टू मिनिमाइज फ्लूइड friction, to minimize fluid friction, objects are given special shapes। विशेष आकार दिया जाता है ऑब्जेक्ट्स को। जैसे अभी हमने एरोप्लेन को देखा, एक चिड़िया की तरह हमने उसको बना दिया। To minimize fluid friction, objects are given special shapes। ठीक है, और इसके हिसाब से हमने क्या करा? एरोप्लेन्स shape of an aeroplane resemble to the shape of a bird। किससे समानता रखती है एरोप्लेन की आकृति? एक बर्ड से, एक चिड़िया से समानता रखती है। चिड़िया के जैसा दिखता है एक एरोप्लेन हमको, क्योंकि उसको हमने नेचर को फॉलो करके उसके शेप को डिजाइन किया है। ठीक, और एक लास्ट पॉइंट इसमें और लिख देंगे कि जो सारी गाड़ियां हैं, ऑल व्हीकल्स आर डिजाइंड in a way so that it can reduce the fluid friction। चलिए भाई लिखिए। चलिए, यहां तक की कहानी समझ में आ गई? तो ये था हमारा चैप्टर, जिसको हमने बहुत ही अच्छे तरीके से सीखा, समझा, और स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक हमने इसमें सारे पॉइंट्स को कवर अप किया, है ना। एक बार क्विकली आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। तो हमने सबसे पहले देखा फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की डेफिनेशन देखी, फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट को समझा। फिर हमने बात करी कि फ्रिक्शन में क्या क्या केस हो सकते हैं, है ना। और यहाँ पर हमने ये देखा कि कब फ्रिक्शन जो है बढ़ेगा और कब फ्रिक्शन घटेगा। फिर स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और इनके बीच में रिलेशन को समझा। ठीक है, फिर इसके बाद हमने क्वेश्चन आंसर्स कुछ देखे थे बीच में, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं, है ना, हमारे डेली लाइफ के रिलेटेड और एग्जाम के रिलेटेड। ठीक है, फिर हमने ये देखा कि फ्रिक्शन के साथ और फ्रिक्शन के बिना हमारी ज़िंदगी कैसी रहेगी। ठीक है, फ्रिक्शन के विदाउट फ्रिक्शन और एंड ड्यू टू फ्रिक्शन।
तो विदाउट फ्रिक्शन हम क्या क्या काम नहीं कर सकते, एंड ड्यू टू फ्रिक्शन क्या क्या चीज़ें होती है हमारी लाइफ में, वो हमने समझा था इस पार्ट में। फिर इसके बाद हमने बात करें कुछ क्वेश्चन आंसर की, और ये जो डेली लाइफ, ये जो यहाँ पर मैंने जो क्वेश्चन लिखे हुए एक्सप्लेनेशन, आपको ये सारे एक्सप्लेनेशन पता होने चाहिए, ठीक है, सारे एक्सप्लेनेशन आपको करने हैं। अगर ये सारी चीज़ें आपको पता है तो फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट को आप अच्छे तरीके से समझ गए हैं, अगर आप इनको समझा पाते हैं तो, ठीक है। फिर इंक्रीजिंग फ्रिक्शन, कैसे फ्रिक्शन को बढ़ाया जाए, कैसे फ्रिक्शन को घटाया जाए, क्योंकि हमने बोला फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी एविल, फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी एविल, ऐसा दुश्मन है जिसके साथ हमको काम चलाना है। फिर इसके बाद हमने बात करी डिक्रीजिंग फ्रिक्शन की, है ना। फिर हमने लुब्रिकेंट के बारे में पढ़ा और रोलिंग फ्रिक्शन को समझा, और रोलिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन में रिलेशन को देखा। देन इसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन आंसर आपको लास्ट क्लास में दिए थे, और आज हमने फ्लूइड फ्रिक्शन के पार्ट को भी कवर अप कर दिया है। अब क्या होगा, अब इस चैप्टर की चलेगी एक्सरसाइज। तो चलिए आप लोग अपना पूरा ध्यान सामने स्क्रीन पर बना दीजिए, और हम लोग इस चैप्टर की एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं भाई, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या क्या सीखा अब तक, हमने अब तक क्या क्या सीखा, व्हाट यू हैव लर्नड, तो व्हाट यू हैव लर्नड सो फार। देखो सबसे पहले, फ्रिक्शन अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट, इट एक्ट्स ऑन बोथ द सरफेसेस। दो पृष्ठों के बीच काम करता है भाई, ये दो पृष्ठों के बीच फ्रिक्शन काम करता है, जो दो पृष्ठ जुड़े रहते हैं एक दूसरे से, उनके बीच काम करता है। जैसे आपके जमीन के ऊपर बक्सा रखा है, जमीन के ऊपर चटाई रखी, जमीन के ऊपर आपका पैर रखा है, आप चल रहे हैं, तो वहां पर ये काम करेगा। फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सर्फेसेस ऑफ द कॉन्टैक्ट। बात समझ में आ गई कि जैसे सरफेस होंगे, अगर चिकने पृष्ठ होंगे तो फ्रिक्शन कम, अगर खुरदुरे होंगे तो ज़्यादा, ठीक है। फॉर अ गिवन पेयर ऑफ सर्फेसेस फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द स्टेट ऑफ स्मूथनेस ऑफ दो सर्फेसेस। ये बात भी अभी मैंने बोल दी भाई, वही रिपीट हो गया यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद है फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन हाउ हार्ड द टू सरफेसेस प्रेस टुगेदर। जितना जोर से आप दोनों सरफेस को दबाओगे, चटाई वाला याद है, चटाई अगर चटाई के ऊपर कुछ नहीं रखा है, खींचेंगे तो आराम से खींच जाएगी, चटाई के ऊपर कोई बैठ गया या कोई भारी सामान रख दिया, खींचेंगे तो मुश्किल होगी। तो ज़्यादा जोर से प्रेस करेंगे अगर हम दो सरफेसेस को, तो फ्रिक्शन उसी हिसाब से बढ़ जाता है। स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है, और स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्टैटिक फ्रिक्शन। ये बातें आपको याद में रहनी चाहिए, इनको बिल्कुल याद कर लेना फिंगर टिप्स पर, इस चैप्टर पर, इस चैप्टर के रिगार्डिंग ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है। फ्रिक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर मैनी ऑफ आवर एक्टिविटीज। फ्रिक्शन हमारी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ के लिए इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए हमने बोला फ्रिक्शन क्या है, हमारे लिए नेसेसरी एविल है। फिर बात करते हैं आगे, फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज बाय मेकिंग अ सरफेस रफ। द सोल ऑफ द शूज एंड द टायर्स ऑफ द व्हीकल आर ट्रेडेड टू इंक्रीज फ्रिक्शन। यहाँ पर हमको फ्रिक्शन बढ़ाना होता है। फ्रिक्शन इज समटाइम्स अनडिजायरेबल, कहीं पर हमको फ्रिक्शन को घटाना होता है, जहाँ पर हमको रिड्यूस करना होता है वहाँ पर हम लुब्रिकेंट लेते हैं, ठीक है। व्हेन वन बॉडी रूल्स ओवर अनदर बॉडी, वहाँ पर रोलिंग फ्रिक्शन आएगा भाई, रोलिंग फ्रिक्शन को ध्यान रखना, एक बहुत ज़्यादा लाइफ चेंजिंग ये इन्वेंशन है। कम्स इनटू प्ले, रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। भाई ये भी बात ध्यान रखना, रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है। और स्लाइडिंग फ्रिक्शन किससे बड़ा होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से छोटा, सबसे छोटा स्टैटिक फ्रिक्शन, फिर स्लाइडिंग, फिर रोलिंग, ठीक है। चलिए फिर इसके बाद आ जाते हैं, इन मैनी मशीन्स फ्रिक्शन इज रिड्यूस्ड बाय बॉल बियरिंग्स। हमारी मशीनों में क्या लगी होती हैं, बॉल बियरिंग होती है फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए। फ्लूइड फ्रिक्शन अभी अभी हमने पढ़ा, कैसे देते हैं हम, शेप से क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के फ्लूइड फ्रिक्शन को कम कर देते हैं। तो ये था भाई पूरा चैप्टर का रीकैप एक तरीके से, ठीक है। और अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे, तो जल्दी से मैं आपको टाइम दूंगा और जल्दी से एक्सरसाइज कंप्लीट भी करेंगे। सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स है, ए बी सी डी ई, 4 फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ठीक है, चारों को कीजिए। चलिए तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स आप लोगों ने करे होंगे। सबसे पहले बात करते हैं, फ्रिक्शन अपोजेस द, फ्रिक्शन अपोजेस द, फ्रिक्शन अपोजेस द मोशन। और कैसा मोशन, इसको रिलेटिव मोशन बोलेंगे। रिलेटिव मोशन बिटवीन द सरफेसेस इन कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर। जो रिलेटिव जो गति होती है उसको ये अपोज करता है। फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द
सरफेस किस प्रकार के सरफेस पर डिपेंड करता है, सरफेस के किस प्रॉपर्टी पर, स्मूथनेस पर, कौन सा सरफेस कितना स्मूथ है कौन सा नहीं है, उस बात पर ये डिपेंड करता है। फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस, फ्रिक्शन की वजह से क्या होती है भाई, हीट प्रोड्यूस होती है ना। हमने देखा है, अपने हाथों को ऐसे रगड़ो जरा जोर से, तो फ्रिक्शन की वजह से आपके हाथ क्या हो जाएंगे, गर्म हो जाएंगे। सर्दियों में हम करते हैं ना ऐसे, तो फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट, गर्म हो जाएंगे। ठीक है। स्प्रिंगलिंग ऑफ पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड रिड्यूसेस फ्रिक्शन। कैरम बोर्ड के ऊपर पाउडर क्यों डालते हैं भाई, कि गोटी आराम से फिसले, है ना, तो इसीलिए वो रिड्यूस करता है फ्रिक्शन को। स्लाइडिंग फ्रिक्शन भाई ये तो याद रखना है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन द स्टैटिक फ्रिक्शन, भाई ये याद रखना है। स्टैटिक फ्रिक्शन इससे छोटा होगा, ये इससे बड़ा होगा, भाई ये याद रखना। इसी तरीके से हम एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। यहां पर बोला जा रहा है 4 बच्चे हैं, 4 बच्चों ने रोलिंग, स्टैटिक और स्लाइडिंग फ्रिक्शन को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया है भाई। डिक्रीजिंग मतलब घटते हुए में, जो सबसे ज्यादा है उसको पहले और जो सबसे कम है उसको बाद में। ठीक है, तो इसमें से कौन सा अरेंजमेंट सही होगा, ये मैंने आपको बता भी रखा है। आपको मैंने आपको बताया था रोलिंग सबसे ज़्यादा सबसे कम फ्रिक्शन होता है ना। अरेंज फोर्स ड्यू टू रोलिंग स्टैटिक, हाँ सबसे ज़्यादा वैल्यू स्टैटिक की होती है, फिर स्लाइडिंग की, फिर रोलिंग की। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन स्टैटिक, देन उसके बाद स्लाइडिंग, देन उसके बाद रोलिंग। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक की कहानी आज रखते हैं। अगली क्लास में क्वेश्चन आंसर्स को और डिस्कस करेंगे, तो पूरा चैप्टर एक बार रिवाइज करके आइए। अगली क्लास में मिलते हैं ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। उम्मीद करते हैं आज की क्लास पसंद आई होगी, और ये भी उम्मीद करते हैं घर से आप इनको रिवाइज करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।